अमूमन जब किसी बड़े मॉल के कांच के दरवाजे पर नजर पड़ती है और वहां एक बड़ा सा लाल रंग का बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा हो सेल 50% की छूट, तो अंदर से ना एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इनाम जीत लिया हो, किसी महंगी चीज को कम दाम में खरीदना एक मनोवैज्ञानिक जीत का एहसास देता है। दिमाग तुरंत उस लाल बोर्ड को देखकर सोचता है कि आज तो बहुत पैसे बचने वाले हैं। एग्जैक्टली। वो एक ऐसी भावना होती है जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को हरा दिया हो, एक बहुत बड़ी बाजी मार ली हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यही तो बात है। अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र पर बारीकी से विचार करें ना, तो सच्चाई यह है कि ये पूरी व्यवस्था इसी तरह डिजाइन की गई है ताकि किसी भी आम उपभोक्ता को ठीक वैसा ही महसूस हो। अच्छा जी, ये कोई संयोग नहीं है, मतलब ये एक बहुत ही सोचे समझे व्यावसायिक गणित का हिस्सा है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हम खरीदारी, व्यापार और निवेश के पीछे छिपे उसी गणित की वास्तुकला को डिकोड करने जा रहे हैं। सही कहा। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कुछ बोरिंग फॉर्मूले रटना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा मिशन उस छिपे हुए कोड को समझना है जो हमारे रोजमर्रा के आर्थिक निर्णयों को चलाता है। ये विश्लेषण विशेष रूप से इसलिए तैयार किया गया है ताकि बाजार की इस भूल-भुलैया में हम सबको एक स्पष्ट नजरिया मिल सके। क्योंकि गणित सिर्फ स्कूलों के ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक सचेत उपभोक्ता मतलब एक स्मार्ट शॉपर बनने और धन को जादुई तरीके से बढ़ाने का सबसे जरूरी टूल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व्यवसायिक गणित कोई अमूर्त या सिर्फ किताबी चीज नहीं है। मतलब हर बार जब कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है या कोई दुकानदार किसी वस्तु पर नया प्राइस टैग लगाता है, तो इन्हीं गणितीय सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। तो आज की चर्चा ये स्पष्ट करेगी कि कैसे प्रतिशत, लाभ, हानि और ब्याज के नियम एक उपभोक्ता के व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। जी, तो कहाँ से शुरू करें? चलिए खरीदारी के सबसे आकर्षक हिस्से से ही शुरुआत करते हैं, छूट यानी डिस्काउंट। हर कोई डिस्काउंट से प्यार करता है। हाँ, ये तो है। व्यापारिक दुनिया में एक अंकित मूल्य होता है जिसे मार्क्ड प्राइस या एमपी कहते हैं। यह वह दाम है जो वस्तु के टैग पर छपा होता है। राइट। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी, जिस पर वो वस्तु वास्तव में बेची जाती है। इन दोनों के बीच का अंतर ही छूट है। लेकिन मुझे हमेशा से एक संदेह रहा है। कैसा संदेह? क्या ये अंकित मूल्य एक नाटक के सेट की तरह नहीं है? मतलब एक थिएट्रिकल प्रॉप की तरह जिसे जानबूझकर पहले से ही बहुत ऊंचा रखा जाता है ताकि दुकानदार उस पर भारी छूट देकर एक हीरो की तरह सामने आ सके। आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है, और सच कहूं तो ये व्यावसायिक रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एंकरिंग का मनोविज्ञान है। एंकरिंग? हाँ, जब किसी उत्पाद पर कोई बहुत ऊंचा दाम छपा होता है तो वो दिमाग में एक एंकर या एक मानक तय कर देता है। उसके बाद जब उस पर छूट दी जाती है तो वो नया दाम उस ऊंचे मानक की तुलना में बहुत सस्ता लगने लगता है। ओह, मतलब हमारा दिमाग उस ऊंचे दाम से चिपक जाता है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू समझने वाला है वो ये है कि छूट के प्रतिशत की गणना हमेशा बिना किसी अपवाद के अंकित मूल्य पर ही की जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। थोड़ा रुकिए, इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग यहीं उलझ जाते हैं कि प्रतिशत का आधार क्या होना चाहिए। सही बात है। अगर प्रतिशत का आधार समझ ना आए तो सब कुछ एक भ्रम लगने लगता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से बेहतर समझ आएगा। मान लीजिए एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए है। ठीक है, 800 रुपए। और उसे घटाकर 680 रुपए में बेचा गया। यहाँ सीधे तौर पर 120 रुपए की छूट दी गई। राइट, 800 माइनस 680 यानी 120 रुपए बच गए। बिल्कुल। अब जब इसका प्रतिशत निकालना हो तो यह देखा जाएगा कि वो 120 रुपए उस 800 रुपए का, जो कि हमारा अंकित मूल्य है, उसका कितना हिस्सा है। हाँ, 800 का कितना हिस्सा? जी, इस गणना से 15% की छूट निकल कर आती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि वे छूट की तुलना उस पैसे से करने लगते हैं जो उन्होंने खर्च किया है, यानी 680 रुपए से। ओह, ऐसा करने से तो प्रतिशत एकदम गलत आ जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन गणित का नियम एकदम साफ है। छूट का आधार हमेशा वह काल्पनिक ऊंचा दाम ही होता है जो टैग पर छपा है। ये तो हुई उस दाम की बात जो हमें शोरूम में चमचमाते हुए टैग पर दिखता है।
लेकिन अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। चलिए। जो छूट उपभोक्ता को मिलती है वो तो समझ आ गई, लेकिन उस दुकानदार के लिए उस वस्तु की असली लागत क्या होती है? ये बहुत अहम सवाल है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यापार का असली खेल तो वहीं से शुरू होता है ना। जब कोई दुकानदार कोई सामान खरीदता है तो क्या उसकी लागत सिर्फ वही होती है जो उसने थोक व्यापारी को चुकाई है? यहीं पर क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा सामने आती है। और सच कहा जाए तो छोटे स्तर के कई व्यवसाय इसी जगह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? वे केवल उस पैसे को अपनी लागत मान लेते हैं जो उन्होंने सामान खरीदते वक्त सप्लायर को दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक क्रय मूल्य में ऊपरी व्यय, जिन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं, वे भी हमेशा शामिल होते हैं। ऊपरी व्यय मतलब जैसे सामान को दुकान तक लाने का भाड़ा या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह? केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, मरम्मत, पैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग का खर्च, ये सभी ऊपरी व्यय हैं। अच्छा, तो ये सब लागत में जुड़ते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और फिर उसे बेचने से पहले उसकी सर्विसिंग या मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च किए। आमतौर पर लोग सोचेंगे कि ये मरम्मत तो बस एक रख रखाव का खर्च है, लेकिन व्यावसायिक गणित के अनुसार वो मरम्मत का पैसा उस साइकिल की मूल लागत में जुड़ जाएगा। तो मतलब खरीद की कीमत और मरम्मत की कीमत दोनों मिल जाएंगे? एग्जैक्टली। इन दोनों को मिलाकर जो कुल राशि बनेगी वही उस साइकिल का असली क्रय मूल्य होगी। इन खर्चों को नजरअंदाज करने का मतलब है अपने मुनाफे को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीना। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? कैसे? मेरा मतलब है मरम्मत का पैसा तो साइकिल की भौतिक कीमत नहीं है ना, वो तो एक सेवा है। उसे वस्तु की लागत में क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक वो साइकिल पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस पर खर्च किया गया हर एक पैसा व्यापारी की अपनी जेब से ही जा रहा है। हाँ, ये बात तो सच है। तो अगर मरम्मत के खर्च को लागत में नहीं जोड़ा गया और केवल खरीद मूल्य के आधार पर ही अपना लाभ तय कर लिया गया, तो अंत में व्यापारी को पता चलेगा कि उसे उतना मुनाफा हुआ ही नहीं जितना वो सोच रहा था। ओह, और हो सकता है उसे नुकसान भी हो गया हो? बिल्कुल संभव है। अब ये बात थोड़ी साफ हो रही है। अगर ऊपरी व्यय को छोड़ दिया जाए तो सारा गणित ही बिगड़ जाएगा। इस व्यापारिक भूल भुलैया को समझने के लिए ना एक बहुत ही क्लासिक नींबू बेचने वाले का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है इस बात को समझाने के लिए। तो मान लीजिए 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदे गए, यानी 1 दर्जन नींबू के लिए 60 रुपए दिए गए। ठीक है। और फिर उन्हें बेचा गया, लेकिन इस बार दर्जन के हिसाब से नहीं, बल्कि 40 रुपए में 10 नींबू की दर से। यहाँ संख्या बदल गई। एग्जैक्टली। अब कोई आम इंसान यहाँ आकर तो पूरी तरह से उलझ सकता है। खरीदी गई मात्रा 1 दर्जन है, यानी 12, और बेची गई मात्रा 10 है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और यही पर समस्या समाधान की एक बहुत ही शानदार रणनीति काम आती है। वो क्या है? जब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या अलग अलग हो, तो सीधे तौर पर लाभ या हानि की गणना करना लगभग असंभव है। आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम ये होता है कि आधार को समान किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है कि केवल एक वस्तु का मूल्य निकाला जाए। अच्छा, तो अगर 12 नींबू 60 रुपए के आए तो गणित के हिसाब से 60 को 12 से भाग देंगे तो 1 नींबू की खरीद लागत यानी क्रय मूल्य 5 रुपए हो गया। एकदम सही। और दूसरी तरफ, क्योंकि 10 नींबू 40 रुपए में बेचे गए, तो 40 को 10 से भाग देने पर 1 नींबू का विक्रय मूल्य 4 रुपए हो गया। अरे वाह, अब तस्वीर बिल्कुल पारदर्शी हो गई है। मात्रा का वो जो भ्रम था वो एकदम दूर हो गया। बिल्कुल। अब देखिए, 5 रुपए में 1 नींबू खरीदा गया और 4 रुपए में बेचा गया। स्पष्ट रूप से यहाँ नुकसान हो रहा है। हाँ। 5 रुपए की लागत वाली चीज अगर 4 में बिक रही है, मतलब 1 रुपए का सीधा नुकसान। हाँ। लेकिन अगर मुझे इसका प्रतिशत निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ फिर से वही आधार का नियम लागू होता है जिसकी हमने पहले बात की थी। वो छूट वाला। हाँ, लेकिन थोड़ा अलग। लाभ हो या हानि, इसकी गणना हमेशा वास्तविक क्रय मूल्य पर ही की जाती है। अच्छा, क्रय मूल्य पर? जी। इस मामले में 1 रुपए का नुकसान 5 रुपए की लागत पर हुआ है जी, इसलिए ये नुकसान लागत का 20% है। 1/5 गुणा 100 यानी 20%। एग्जैक्टली। बिना एक नींबू का मूल्य निकाले सिर्फ 60 और 40 रुपए के बड़े आंकड़े देखकर
कोई ये गलत अंदाजा भी लगा सकता था कि शायद कम नुकसान हुआ या शायद कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हाँ, आधार को समान करना व्यावसायिक स्पष्टता के लिए बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि दुकानदार अपनी लागत, ऊपरी व्यय और लाभ हानि का हिसाब लगाकर एक दाम तय कर देता है, फिर वो छूट का नाटक भी करता है। लेकिन कहानी बिलिंग काउंटर पे आके खत्म नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं, असली खेल तो बिलिंग पर ही होता है। हाँ, जब अंतिम बिल बनता है तो उसमें सरकार भी अपना हिस्सा मांगने आ जाती है। मतलब हम टैक्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिक्री कर, वैट, या जो आज के समय में हमारे यहाँ लागू है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स का गणित सीधा उपभोक्ता की जेब पर असर डालता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अभी हमने बात की कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है जी, लेकिन जब टैक्स लगने की बारी आती है तो वो हमेशा अंतिम विक्रय मूल्य पर लगता है। अगर सरकार चाहती तो वो भी तो अंकित मूल्य पर टैक्स लगाकर ज्यादा पैसे कमा सकती थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? छूट अंकित मूल्य पर और टैक्स विक्रय मूल्य पर। क्या ये क्रम सरकार को नुकसान और उपभोक्ता को फायदा नहीं पहुंचाता? सरकार ऐसा होने ही क्यों देती है? अगर इसे सतही तौर पर देखें तो सच में लगता है कि सरकार अपना ही नुकसान कर रही है। लेकिन कराधान यानी टैक्सेशन की नीतियां इसी तरह काम करती हैं। ये निष्पक्ष कराधान का एक बुनियादी सिद्धांत है। निष्पक्ष कराधान मतलब टैक्स हमेशा उस वास्तविक राशि पर लगाया जाता है जो वास्तव में हाथ बदल रही है, यानी जिस पर असली लेन-देन हो रहा है। अच्छा, मतलब जो पैसा असल में दिया ही नहीं गया उस पर टैक्स कैसे लग सकता है? एकदम सही पकड़े आप। अंकित मूल्य तो सिर्फ एक छपा हुआ नंबर है ना। हाँ, वो तो बस एक टैग है। मान लीजिए किसी खिलौने का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, लेकिन वो भारी छूट के बाद 600 रुपए में बिक रहा है, तो अर्थव्यवस्था में केवल 600 रुपए का ही लेन देन हुआ। हाँ। अगर सरकार 1000 रुपए पर टैक्स मांगती तो वो उस पैसे पर टैक्स मांग रही होती जिसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये अनैतिक भी होता और व्यापार के लिए बहुत विनाशकारी भी। ओह, अब समझी। इसलिए टैक्स हमेशा छूट देने के बाद जो राशि बचती है यानी विक्रय मूल्य, उसी पर लगता है। तो अगर उस खिलौने के 600 रुपए के विक्रय मूल्य पर 10% टैक्स है तो वो 60 रुपए होगा। बिल्कुल, और आपका अंतिम बिल 660 रुपए बनेगा। ये पूरी तरह से एक पारदर्शी व्यवस्था है। ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम टैक्स की गणना में हमारे साथ कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं खेला जा रहा है। हाँ, ये तो है। अब तक की चर्चा में हमने मुख्य रूप से ये देखा है कि खरीदारी लागत और टैक्स के जरिए पैसा जेब से बाहर कैसे जाता है। लेकिन बाजार सिर्फ पैसा खर्च करने की जगह नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये पैसा बढ़ाने की भी जगह है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि गणित का इस्तेमाल करके पैसे को अपनी जेब में तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। वित्तीय नियोजन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही वो चीज है जो गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर तय कर सकती है। साधारण ब्याज बहुत ही सीधा होता है, वो केवल आपके मूलधन पर मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह से एक अलग जानवर है। इसका असली जादू है ब्याज पर भी ब्याज मिलना। समय के साथ ये आपके निवेश को इतनी तेजी से बढ़ाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण है मेरे पास। स्नोबॉल इफेक्ट। एग्जैक्टली। शुरुआत में जब कोई निवेश करता है तो ये बर्फ का गोला बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पहाड़ से नीचे लुढ़कता है, जो बर्फ ये पहले ही इकट्ठा कर चुका है वो एक सतह बन जाती है और उसे और भी तेजी से नई बर्फ इकट्ठा करने में मदद करती है। बिल्कुल सही। कुछ ही समय में वो एक छोटा सा गोला एक विशालकाय रूप ले लेता है। मतलब जो ब्याज पहले साल मिला वो अगले साल मूलधन का हिस्सा बन जाता है। यह स्नोबॉल प्रभाव एकदम सटीक व्याख्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बर्फ के गोले के लुढ़कने की रफ्तार किस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? शायद समय पर। समय तो है ही, लेकिन यहाँ दो सबसे महत्वपूर्ण कारक आते हैं, समय और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ब्याज जुड़ रहा है? एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, ये बात मुनाफे को बहुत तेजी से बदल सकती है। कोई भी निवेश वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक आधार पर कंपाउंडिंग कर सकता है। आवृत्ति का ये प्रभाव सच में चौंकाने वाला है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए 8% की दर से पूरे 5 वर्ष के लिए निवेश किए। ठीक है। 1 लाख रुपए 8%
5 साल। अगर ब्याज की गणना साल में सिर्फ एक बार यानी वार्षिक हो तो वो रकम करीब 1,47,000 रुपए बनती है। लेकिन अगर उसी 8% दर पर गणना हर 6 महीने में यानी अर्धवार्षिक होने लगे तो रकम बढ़कर लगभग 1,48,000 हो जाती है। बिल्कुल 1,000 रुपये सीधे बढ़ गए। और अगर हर 3 महीने यानी तिमाही में गणना हो तो ये 1,49,000 के पार चली जाती है। और अगर मासिक आधार पर ब्याज जुड़ने लगे तो ये पूरे 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। केवल गणना की आवृत्ति बदलने से इतना बड़ा अंतर आ जाता है। यही तो कंपाउंडिंग की ताकत है। कंपाउंडिंग जितनी बार होगी लाभ उतना ही अधिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्याज जल्दी जुड़ता है ना, तो वो जो ब्याज का पैसा है वो बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत काम पर लग जाता है और आपके लिए और नए पैसे बनाने लगता है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? जब हम अर्धवार्षिक या तिमाही कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो क्या बैंक वास्तव में साल में 2 बार पूरे 8% का ब्याज दे देता है? अगर ऐसा हो तब तो सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहीं पर रूपांतरण अवधि या कन्वर्जन पीरियड का नियम लागू होता है। ये नियम क्या है? जब भी ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित होता है तो वार्षिक दर को आधा कर दिया जाता है और समय की अवधियों को 2 गुना कर दिया जाता है। अच्छा, दर आधी और समय दुगना। जी, इसका मतलब यह है कि अगर वार्षिक दर 8% है तो बैंक हर 6 महीने में केवल 4% ब्याज देगा, 8 नहीं देगा। ओ, तो दर 4% हो गई। लेकिन क्योंकि वो 1 साल में 2 बार गणना करेगा इसलिए समय की अवधियां 2 मानी जाएंगी। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से जमीन पर उतारते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए 48,000 रुपए निवेश किए गए। दर है 8% वार्षिक, लेकिन शर्त यह है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जुड़ेगा और समय है कुल 1 वर्ष। ठीक है। तो रूपांतरण अवधि के नियम के अनुसार सबसे पहले 8% की दर घटकर 4% रह जाएगी। सही। और क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीने की 2 अवधियां होती हैं, इसलिए फॉर्मूले में समय की जगह 2 का इस्तेमाल होगा। एकदम सही गणित लगाया आपने। अब ये पूरी गणना 4% की दर और 2 अवधियों के आधार पर चलेगी। जब इस नए मूलधन और दर को फॉर्मूले में डाला जाता है तो मिश्र धन निकल कर आता है लगभग 52,000 रुपए। मतलब सिर्फ 1 साल में लगभग 4,000 रुपए केवल ब्याज के रूप में मिल गए। बिल्कुल। अर्धवार्षिक गणना ने उस पैसे को साल के मध्य में ही फिर से काम पर लगा दिया, इसीलिए ये इतना जादुई है। ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। अब तक हमने छूट, लागत, लाभ, टैक्स और ब्याज इन सबको ना अलग अलग कमरों में रखकर समझा है। जी। लेकिन असली बाजार में ये सब अलग अलग नहीं बैठते हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं। एक ही लेन देन में ये सारी चीजें आपस में गुंथी होती हैं। बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए एक फाइनल मास्टर क्लास पर चलते हैं जो दिखाती है कि एक व्यापारी इन सभी चीजों को एक साथ कैसे संतुलित करता है। ये विशाखा की दुकान का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। विशाखा का ये उदाहरण व्यवहारिक गणित का एकदम सही मिलन है। ये दिखाता है कि एक असली दुकान में ये सारे सिद्धांत कैसे एक साथ काम करते हैं। तो स्थिति क्या है? स्थिति कुछ इस प्रकार है। विशाखा अपनी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को 20% की भारी छूट देती है। वाओ, 20%! लेकिन इसके बावजूद दिन के अंत में वो हर वस्तु पर 12% का शुद्ध लाभ भी कमाती है। अच्छा। मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। अब सवाल यह है कि विशाखा ने असल में वो वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था? ईमानदारी से कहूं तो किसी भी आम ग्राहक के लिए ये स्थिति किसी जादुई धोखे जैसी लग सकती है। हाँ, लगती ही है। मतलब ग्राहक उस 280 रुपए के टैग को देखेगा, अपना 20% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा और सोचेगा कि उसने दुकानदार को हरा दिया है। बिल्कुल। वो एक मनोवैज्ञानिक जीत के साथ घर जाएगा, लेकिन विशाखा अपना 12% मुनाफा पहले ही सुरक्षित कर चुकी है। वो उस छूट के इतने बड़े झटके को कैसे बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि वो झटका असल में है ही नहीं। ये मूल्य निर्धारण की एक बहुत ही चालाक और सोची समझी रणनीति है। कैसे? इसे समझने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया को उल्टे क्रम में यानी रिवर्स इंजीनियर करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्राहक ने वास्तव में कितना पैसा दिया। 280 रुपए का 20% छूट बनता है 56 रुपए। हाँ, 280 का 20% 56 हुआ। तो विशाखा ने ग्राहक से कितने लिए? 280 माइनस 56 यानी 224 रुपए। यह उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो गल्ले में 224 रुपए आ गए।
अब हमें पता है कि इस 224 रुपए के अंदर विशाखा का 12% का मुनाफा भी आराम से बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन हम क्रय मूल्य तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए हमें एक काल्पनिक आधार लेना होगा। कैसा आधार? मान लेते हैं कि विशाखा की मूल लागत 100 रुपए थी। अगर उसे 100 रुपए पर 12% लाभ कमाना होता तो वह उसे 112 रुपए में बेचती। हाँ, 100 + 12 112। तो हमारे पास एक अनुपात आ गया। जब विक्रय मूल्य 112 है तो लागत 100 है। हाँ, लेकिन हमारा असली विक्रय मूल्य तो 224 है। तो अगर 112 का मतलब 100 रुपए की लागत है तो 224 जो कि 112 का ठीक दुगना है, इसका मतलब होगा 200 रुपए की लागत। बिल्कुल। देखिए, गणित ने सारी परतें खोल दी। विशाखा ने वो चीज असल में 200 रुपए में खरीदी थी। अच्छा। उसने अपने मुनाफे और छूट का पहले हिसाब लगाया और उस पर 280 रुपए का टैग लगा दिया। अरे वाह, ये तो सच में शानदार है। उसने 200 की चीज पर 280 का स्टिकर लगाया, ग्राहक को भारी छूट देकर खुश किया और अपनी जेब में 24 रुपए का पक्का मुनाफा डाल लिया। एग्जैक्टली। ग्राहक भी खुश और व्यापारी भी खुश। और यही वो जगह है जहां व्यावसायिक गणित अपनी असली ताकत दिखाता है। एक व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए मुनाफा कमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना मुनाफे के व्यापार कैसे चलेगा? आज के इस प्रतिस्पर्धी बाजार में उपभोक्ता को एक अच्छी डील की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी चाहिए होती है। गणित इन दोनों परस्पर विरोधी चीजों के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाता है। सही कहा। तो आज के इस बाजार और गणित के गहन विश्लेषण से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? अगर हम इन सारी जटिलताओं का एक निचोड़ निकालें तो कुछ प्रो टिप्स उभर कर सामने आती हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। वो प्रो टिप्स क्या है? पहली टिप, छूट हमेशा हर स्थिति में अंकित मूल्य पर ही मिलती है। वो काल्पनिक ऊंचा दाम ही छूट का आधार होता है। बिल्कुल सही। और दूसरी महत्वपूर्ण टिप, कोई भी ऊपरी व्यय, चाहे वो मरम्मत हो, भाड़ा हो या पैकेजिंग, वो हमेशा क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है। उसे अलग से कोई खर्च मानना व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। सही। और तीसरी टिप, टैक्स जैसे कि जीएसटी हमेशा और केवल उसी राशि पर जोड़ा जाता है जो अंत में चुकाई जा रही है, यानी विक्रय मूल्य पर। एकदम परफेक्ट। और अंत में धन बढ़ाने का सुनहरा नियम, चक्रवृद्धि ब्याज में आवृत्ति ही राजा है। एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी इज किंग। अगर गणना अर्धवार्षिक हो रही है तो ब्याज दर को आधा और समय की अवधियों को दोगुना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझकर बाजार में कदम रखता है तो वो केवल एक मूक दर्शक या सिर्फ पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता। हाँ, उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल, वो एक स्मार्ट नागरिक और एक सचेत उपभोक्ता बन जाता है। वो विशाखा जैसी रणनीतियों को देखकर ठगा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि उनका सम्मान करता है। बिल्कुल सही। व्यावसायिक गणित कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए। ये वास्तव में हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने वाला, हमें सशक्त करने वाला और हमारे वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता लाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन टूल है।